अब पढ़ते हैं बच्चों हम नया चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो आपको पता ही है, सीधा चलना। लेकिन बात आती है मोशन की। तो मोशन क्या होती है बच्चों? Whenever a body changes its position with respect to surrounding, with respect to time, it is called motion. जैसे जब कोई बॉडी ये सराउंडिंग मान लो और ये यहां से यहां चली गई, तो इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो गई ना, तो मोशन हो गई। तो whenever a body changes its position with respect to surrounding, with respect to time, is called motion. अब बच्चों मोशन जो है, मोशन वो तीन टाइप की है। पहला जो है, पहली मोशन आपकी हो गई वन डायमेंशन मोशन, दूसरी हो गई टू डायमेंशन मोशन और तीसरी हो गई थ्री डायमेंशन मोशन। हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। वैसे तो रोटेशनल मोशन भी होती है और वाइब्रेशनल मोशन भी होती है, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और इसको बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम सिर्फ उसी की स्टडी कर रहे हैं, बाकी तो आपके और चैप्टर्स हैं। रोटेशनल भी आपका चैप्टर है, वाइब्रेशन भी आपका चैप्टर है। तो बच्चों वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल मोशन होता क्या है? देखो बच्चों, टोटल डायमेंशन है 3। तो जब वन डायमेंशन चेंज हो आउट ऑफ 3, मतलब x, y या z कोऑर्डिनेट में से कोई एक चेंज हो, तो उसको कह देते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो व्हेन वन डायमेंशन चेंज आउट ऑफ 3, दैट इज कॉल्ड 1dm। बच्चों 2dm में जब दो कोऑर्डिनेट्स या दो डायमेंशंस चेंज हों, अब दो कौन से? x y, y z या z x, तो जब दो कोऑर्डिनेट चेंज हों आउट ऑफ 3, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। और जब बच्चों तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हों, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट, तो उसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, 3dm। देख लो जी, 3 में से 3 चेंज, मतलब x y z सारे चेंज हो जाते हैं, तो इसको कह देते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं बच्चों मैं आपको, उससे आपकी डायमेंशन ऑफ मोशन क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्या कि 1dm फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड पाथ बच्चों ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर जब पाथ फिक्स है तो उसको कहते हैं 1dm। जैसे कि आप सड़क पे चल रहे हो, साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन में चला रहे हो, तो ऑन सरफेस चला रहे हो ना, और पाथ भी फिक्स है, तो दैट इज 1dm बच्चों। दूसरी बात, अच्छा 1dm में एक स्पेशल एग्जांपल है कि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है ऐसे, तो ये 1dm माना जाएगा बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन माना जाएगा। तो जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, ये स्पेशल केस है। इसमें बात आती है 2dm की, टू डायमेंशनल मोशन की बच्चों। तो टू डायमेंशनल मोशन में दो फैक्टर आ जाते हैं, सुनिए। पहला, फिक्स्ड पाथ इन स्पेस, तो स्पेस में फिक्स्ड पाथ, जैसे कि अर्थ घूम रही है अराउंड द सन, फिक्स्ड पाथ है स्पेस में, टू डायमेंशन मोशन हो गया बच्चों। मून घूम रहा है अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट घूम रही है अराउंड द अर्थ, तो बच्चों सबकी थ्री डायमेंशनल मोशन है, सॉरी टू डायमेंशनल मोशन है। तो फिक्स्ड पाथ इन स्पेस, टू डायमेंशनल मोशन आ गई। और नंबर 2, इर्रेगुलर पाथ। इर्रेगुलर पाथ बच्चों, इर्रेगुलर पाथ, कुछ भी इधर उधर 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 कहीं पे भी, लेकिन ऑन सरफेस, तो सरफेस के ऊपर
अगर इर्रेगुलर पाथ है, इर्रेगुलर, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, तो वो 2 डायमेंशन मोशन में होगा बच्चों। जैसे कि एक डॉगी है, एक डॉगी इधर उधर भाग रहा है, तो उसकी डायमेंशन ऑफ मोशन हो गई 2 डायमेंशन। और आप डॉगी के पीछे भाग रहे हो, तो आपकी भी 2 डायमेंशन मोशन हो गई। तो 1 डायमेंशन में तो फिक्स्ड पाथ है सरफेस के ऊपर, 2 डायमेंशन में या तो फिक्स्ड पाथ हो तो स्पेस में, और अगर इर्रेगुलर पाथ हो तो सरफेस पे। और बच्चों अब 3DM में बच्चों इर्रेगुलर पाथ मतलब कुछ भी हो सकता है, जिसको नॉट फिक्स्ड भी बोल सकते हो आप। तो इर्रेगुलर पाथ इन स्पेस, जैसे बच्चों हवाई जहाज चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह प्लेन जा रहा है, तो कहीं भी मुड़ता है ना वो, तो कहीं पे भी, तो वो जो है 3 डायमेंशनल मोशन है। या एक पतंग कट गई, अब पतंग कट के जा रही है इधर उधर, तो वो हो गई 3 डायमेंशनल मोशन। लेकिन बच्चों समझना, एक पतंग कट गई और पतंग कट के जा रही है इधर उधर, तो वो जो पतंग स्पेस में है वो तो हो गई 3 डायमेंशनल मोशन, और आप उस पतंग के पीछे पीछे भाग रहे हो लूटने के चक्कर में, तो आप तो सरफेस पे भाग रहे हो ना, आप तो जमीन पे भाग रहे हो ना, तो आपकी मोशन हो गई वो 2D। तो इस तरीके से आप 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन समझे हो जी। अब बात जब मोशन की चल रही है बच्चों, तो मोशन में तो आपको पता लग गया कि बॉडी की मूवमेंट जरूरी है, टाइम के साथ भी और डिस्टेंस के साथ भी। तो अब बात करते हैं रेस्ट की। क्या होता है रेस्ट? रेस्ट होता है बच्चों जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ही ना करे, अपनी पोजीशन चेंज ही ना करे सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो उस बॉडी को कहा जाता है रेस्ट। अब बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बच्चों जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी होती है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा मार्कर है, ये ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो छोटा हो गया ना, तो हम इसको कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो तो पूरी अर्थ के सामने बहुत छोटी हो गई ना। ट्रेन जो कितनी बड़ी थी पूरी अर्थ के कंपैरिजन में, तो वो छोटी हो गई, तो उसको कह देंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी के रेस्पेक्ट में, किसी दूसरी बड़ी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाता है जी। अब बात करेंगे बच्चों कुछ डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस सारी आपके नोट्स में लिखी हुई है, मुझे आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाते हुए चले जाना है। तो कुछ डेफिनेशंस आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, जैसे कि डिस्टेंस। तो बच्चों जो डिस्टेंस है वो होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। जैसे ए और ऐसे घूम फिर के ये देखो जी एक बॉडी यहां पहुंच गई, तो ये जो एक्चुअल पाथ है कवर्ड बाय बॉडी, ये तो हो गया बच्चों डिस्टेंस। और सीधा ए से बी पोजीशन पे ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस हो गया सारा मिलके, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक बात। दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती है, उन क्वांटिटीज को तो बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली called scalar quantities, and those quantities which having magnitude and direction। बच्चों डायरेक्शन होनी बहुत जरूरी है उनमें, और उनको वेक्टर के लॉ भी ओबे करना चाहिए।
वेक्टर के लॉ में करना चाहिए। ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है तो वेक्टर हो गई, लेकिन डिस्टेंस स्केलर है। तो बच्चों मास हो गया, डिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई, ये तो स्केलर हो गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर के बाद स्पीड और वेलोसिटी की। ध्यान देना, स्पीड और वेलोसिटी बच्चों डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है, डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है। तो स्पीड में क्या होता है, अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम लोगे तब तो स्पीड हो जाएगी, और वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये तुम्हारी वेलोसिटी हो जाती है। तो ये तो वेक्टर बन जाती है और ये स्केलर बन जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी। अब बच्चों वेलोसिटी के टाइप सुन लो। डेफिनेशंस आप अपनी नोट से देखें, सिर्फ समझिए। तो नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर बता दूं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया बच्चों। नंबर 2, अच्छा यही यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा हो तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो गया, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरी चीज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस होता है बच्चों बहुत 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 ज्यादा छोटे इंटरवल के लिए, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो वेलोसिटी होता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हेन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, अप्रोचेस टू जीरो, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे बच्चों आप कोई व्हीकल चला रहे हो तो उस व्हीकल की स्पीड बढ़ाए जा रहे हो, आप वेलोसिटी बढ़ाए जा रहे हो, तो वो जो उसकी निडल चलती है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप समझ गए। अब लास्ट कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही ना आए, फिक्स्ड चलती रहे वो, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो सारी बातें पूरी हो गई बच्चों। अगर बात आपको स्पीड की करनी हो कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस वर्ड लिखते चले जाओ, स्पीड बन जाएगी। तो ये था स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स और उनमें डिफरेंस। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो पहले वर्ड आया डिस्प्लेसमेंट, फिर वर्ड आया वेलोसिटी, अब आएगा एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बच्चों विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब A इक्वल टू dv बाई dt बोल दो, या डेल्टा v बाई डेल्टा t बोल दो, या v बाई t बोल दो। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बच्चों ये जो एक्सेलरेशन है
जरा सुनना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तब तो आप बोलते हो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी घट रही हो, आपने ब्रेक लगा दिए हो, तो जब वेलोसिटी घट रही है बच्चों, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन भी आपका खत्म होता है। अब एक छोटी सी लास्ट चीज, स्लैप। बच्चों स्लैप जो है उसकी डेफिनेशन तो हम आपको बता सकते हैं, उसका एग्जाम्पल इस दुनिया में आज तक नहीं है। जैसे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, ऐसे ही एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम स्लैप होता है। स्लैप कैपिटल में लिखते हैं SLAP, स्लैप इक्वल टू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है बच्चों। हाँ, हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखना यूनिट एक्सेलरेशन की बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी फिर से सेकंड, तो क्या बन गई स्लैब की यूनिट? यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड क्यूब। ये स्लैब की बन गई यूनिट। और बच्चों अगर आपने डायमेंशन निकालनी है तो देखना मीटर की क्या हो गई लेंथ, सेकंड की क्यूब की क्या हो गई t की पावर -3 और m की 0। तो ये बन गई इसकी डायमेंशन। तो बच्चों डेफिनेशन भी है, यूनिट भी है, डायमेंशन भी है, लेकिन कोई भी एग्जांपल नहीं है इस दुनिया में टिल डेट। आगे क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरीके से ये डेफिनेशंस आपकी खत्म होती हैं जी। अब पढ़ेंगे बच्चों हम इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखो बच्चों, एक या दो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके एग्जाम में जरूर आएंगी, कंफर्म। एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, कई बार तो 5 मार्क्स में दे देते हैं दो इक्वेशन मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस से, कैलकुलस मेथड से। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। डेरिवेशन और थ्योरी आपके नोट्स में दे रखी है, आप सिर्फ समझें। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम। तो बच्चों देखना इसका प्रूफ। अब एज वी नो, हम जानते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहां से dv निकाल लो, तो dv इक्वल टू a इंटू dt, तो dv इक्वल टू a इंटू dt। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स यूजिंग लिमिट्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो dv का इंटीग्रेशन लो बच्चों u से लेके v तक। u है बच्चों इसकी इनिशियल लिमिट और v होती है बच्चों इसकी फाइनल लिमिट। तो यहां पे a बाहर dt अंदर 0 से t। अब बच्चों तुम कहोगे कि a बाहर क्यों? देखिए इसके लिए आपको इंटीग्रेशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये इजीली समझ में आएंगी। तो a और dt अलग अलग फैमिली हैं। अलग अलग फैमिली जब होंगी तो उनका इंटीग्रेशन एक साथ नहीं हो सकता। तो a को बाहर निकाल दिया हमने, dt छोड़ दिया है। अब बच्चों देखना
रफ वर्क में हम dv का इंटीग्रेशन v होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dp का इंटीग्रेशन p हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों dv का इंटीग्रेशन तो हो गया, लो इधर देख लो v, और ये बच्चों ये जो इंटीग्रेशन के इस तरफ लगी हुई है लिमिट, वो यहां लग जाएंगी u से v तक, इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक। अब बच्चों a ये रहा, dt का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों t, 0 से लेके t तक। तो बच्चों इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अपर लिमिट, और इसका नाम होता है बच्चों लोअर लिमिट। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट लोअर लिमिट। तो देखो बच्चों, पहले इसको इसमें रख दो, फिर इसको इसमें रख दो। ये तो बच्चों एक खाली जगह मान लो, ये तो एक ब्लैंक चीज मान लो। जब ये इसमें रखोगे तो v बन जाएगी, जब u रखोगे तो u बन जाएगी। तो देखिए v अपर लिमिट, लो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके सामने। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो जरा देखना, ये रही ऊपर वाली लिमिट, तो v अपर लिमिट माइनस u लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a। अब बच्चों ये रही ऊपर वाली लिमिट, इसमें रखो, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट इसमें रखो, तो t माइनस 0, तो v माइनस u इक्वल टू at। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये थी बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। ये खत्म हो गई आपकी एंड। अब पढ़ेंगे बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल्स टू ut, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। a बच्चों एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम है। तो ये इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है बच्चों, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब समझने वाली बात है कि s लेके आनी है हमें। तो फिजिक्स में इंटेलिजेंसी के साथ साथ थोड़ा साइकोलॉजिकल भी हो जाना चाहिए कि ऐसा फॉर्मूला हम यूज करें जिसमें प्लस भी आ जाए और डिस्टेंस भी आ जाए। तो हम लेके चलते हैं बच्चों कि वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो लिख लिया ds डिवाइडेड बाय dt, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बच्चों ds इज इक्वल्स टू v इंटू dt, इस dt की मल्टीप्लाई यहां कर दी। अब जैसा कि आप जानते हैं बिकॉज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ds इज इक्वल्स टू बच्चों v की जगह u प्लस at और बाहर ये रहा dt। तो ds इज इक्वल्स टू बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो u dt
प्लस AT dt। देखिए ये इस तरीके से बन के आ गया आपके सामने। dt की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करी और dt की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करी। अब बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स यूजिंग सूटेबल लिमिट। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करेंगे। बच्चों लिमिट का ध्यान रखना है, आपको लिमिट का ध्यान जरूर रखना है। तो देखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। बच्चों अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आता तो पहले इंटीग्रेशन वाली वीडियोस देखो, उसको समझो। बिना इंटीग्रेशन के ये आपको अननेसेसरी मुश्किल लगने लगेंगी। ये मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन ढंग से समझो। तो देखते हैं जी, ds का इंटीग्रेशन 0 से लेके s तक। बच्चों ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन मतलब समीशन, एडिशन, ऐड करना। तो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये बना दिया इंटीग्रेशन। अब जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इंटीग्रेशन सेम फैमिली में होता है। अगर अलग अलग हो तो बाहर निकालना पड़ता है। किसको, कैसे? देखिए u dt, तो बच्चों u आ जाएगा बाहर, dt अंदर रहेगा। तो u बाहर, अंदर रहेगा dt 0 से लेके t तक। प्लस बच्चों आप देखो a t dt, तो बच्चों t और dt तो सेम फैमिली से है ना। आप कहोगे फैमिली फैमिली क्या है? सेम फैमिली। बच्चों ये भी टाइम है और ये छोटा टाइम है, तो फैमिली सेम हो गई ना। तो a तो एक्सेलरेशन है, ये तो अलग निकल आया। तो a को निकाल दो बाहर, इंटीग्रेशन t dt, इंटीग्रेशन t dt। अब बच्चों यह t के ऊपर कितनी पावर है? 1। t के ऊपर पावर 1 है। और जैसा कि आप जानते हो, नहीं जानते तो बच्चों सुन लो कि t की पावर n का इंटीग्रेशन साथ में dt होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, नहीं तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। तो t की पावर n dt, तो ये बन गया बच्चों t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मतलब जितनी पावर ऊपर इंक्रीज करोगे, एक पावर इंक्रीज होगी, उतने से ही डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, t की पावर मान लो स्क्वायर है dt, तो बच्चों यहां हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो क्या बन गया? t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। एक पावर इंक्रीज हो जाती है और डिवाइड हो जाता है उतने से ही। अब आ जाइए यहां, तो बच्चों ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट लगा लो 0 से लेके s तक। जैसा मैंने आपको पिछले इक्वेशन में समझाया था कि dt का इंटीग्रेशन t, dp का p, dy का y, dx का x। तो ds का इंटीग्रेशन s, 0 से s तक की लिमिट लो बच्चों। u तो बाहर है, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t प्लस a तो बाहर है। अब बच्चों t की पावर 1 है, t की पावर 1, एक इंक्रीज कर दो। जब एक इंक्रीज कर दोगे तो t की पावर हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट है बच्चों 0 से लेके t तक की, 0 से लेके t तक की। तो जरा देखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लो जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो अपर लिमिट s माइनस 0 इज इक्वल्स टू u, अपर लिमिट t है बच्चों, तो t माइनस 0, t माइनस 0 प्लस में a तो बच्चों ये रहा और 2 ये रहा,
तो 1/2 a तो ऐसे लिख दो, देखो a ये रहा, 2 ये रहा, a/2। अब ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो देखना बच्चों ऊपर वाली लिमिट तो t है ना, पुट कर दो, तो क्या बन गया t का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट तो 0 का स्क्वायर, 0 चली जाएगी ना यार, तो क्या बन गया s इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर। और बच्चों ये था आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है, तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी समझ में आएगी। तो खत्म होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी। अब डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ये भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से है। तो बच्चों अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी समझ में नहीं आएंगी। पहले एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखो आप, तब ये इक्वेशन समझ में आएंगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, a फॉर एक्सेलरेशन और s फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं बच्चों इसका प्रूफ। तो a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, या छोटी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई छोटा टाइम। तो बच्चों यहां से a इज इक्वल्स टू dv बाई dt तो था ही, हमने ds से मल्टीप्लाई कर लिया, ds से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क नहीं है बच्चों इक्वेशन में, कोई फर्क नहीं है, हमने ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से डिवाइड कर दिया है। लेकिन देखना किस तरीके से रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू, बच्चों ये जो dv है इसके नीचे ds ले आओ, और ये जो ds है इसके नीचे dt ले जाओ। तो ds बाई dt क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बन गया बच्चों। तो a इज इक्वल्स टू dv बाई ds इनटू में ये बन गया बच्चों वेलोसिटी। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया कि ds को यहां भेज दो, तो v dv a ds, तो v dv इक्वल टू a ds। और आप करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन फिर आ गया। जब तक इंटीग्रेशन नहीं सीखोगे आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आएंगी ही नहीं। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, लो बच्चों इंटीग्रेशन, लो जी v dv, देख लो सेम फैमिली है ना, वेलोसिटी की फैमिली है ना, हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो u से लेके v तक, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक इज इक्वल्स टू a और ds। अब बच्चों a और ds तो क्या फैमिली सेम है, नहीं है सेम, इसलिए a को निकाल दो बाहर। भैया इंसान की शादी में कुत्तों को थोड़ा ले जाया जाता है, इंसान ही तो जाते हैं, फैमिली सेम होनी चाहिए। तो a ये हो गया ds, ये रहा ds, लिमिट लगा दो 0 से लेके s तक। अब देखो वापस वही रूल, क्या रूल मैं फिर आपको याद दिला दूं, हालांकि इसको इंटीग्रेशन वाली वीडियो से सीखो। x की पावर या t की पावर n, साथ में dt जरूरी है, तो ये बन गया t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मतलब बच्चों t की पावर 5 ले लो dt, तो एक इंक्रीज कर दो और उतने से ही डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा t की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। तो बच्चों यहां v dv, तो कितनी पावर है v की, 1, तो क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन के बाद 2। तो यहां से बन गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये रही बच्चों लिमिट,
u से लेके v तक a ds का इंटीग्रेशन बच्चों s, अरे ds का s, dt का t, dy का y, तो ds का इंटीग्रेशन हो गया s, यहां से 0 से s। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखिए जी, तो v स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लो जी, ऊपर वाली लिमिट बच्चों यहां रख दी, फिर नीचे वाली लिमिट को जाके यहां रख दो, तो माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू a अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0, तो बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू as, 2 को यहां भेज दो, तो बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, दैट इज द फाइनल आंसर। और इस तरीके से बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी पूरी होती है आपकी। खत्म जी है। अब डिस्कस करेंगे बच्चों फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बच्चों s nth, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड या लास्ट सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये होता है बच्चों डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। देखिए इसका प्रूफ बाय कैलकुलस मेथड। बच्चों ऐसे मान लो ये एक पोजीशन A है, यहां से एक चीज चलनी शुरू हुई और यहां तक पहुंच गई पोजीशन Z तक, और उससे पहले Y भी तो आया ना, तो ये Z पे जब पहुंची तो S n डिस्टेंस हो गई, लेकिन जब Y पे पहुंची थी जस्ट उससे पहले तो डिस्टेंस थी S n माइनस 1। यहां पे था बच्चों टाइम n सेकेंड, तो यहां पे टाइम कितना था n माइनस 1 सेकेंड। तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड क्या होता है, इसके बीच का डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस, दिस वन, दिस इज s nth। तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं बच्चों, जैसे आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करी सेम वैसे ये होगी एज इट इज, बस लिमिट बदल जाएगी, सिर्फ लिमिट बदलेगी बच्चों। तो देखते हैं कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फोर्थ। तो क्या लिया था आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, देखो बच्चों v इज इक्वल्स टू ds बाई dt, तो ds इज इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई कर दो v dt। अब जैसा कि तुम जानते हो कि बिकॉज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यहां पुट कर दो, तो ds इज इक्वल्स टू बच्चों v की जगह u प्लस at और बाहर है dt, तो ds इज इक्वल्स टू u प्लस at, बाहर हो गया dt, तो ds इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो u dt प्लस at dt। अब इसके बाद करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन यूजिंग सुटेबल लिमिट्स। तो लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे हम यहां से यहां तक की लिमिट लेंगे ना, क्योंकि लास्ट में यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो देखो बच्चों ds लिमिट ले ली s n माइनस 1 से s n तक, तो s n माइनस 1 से s n तक की लिमिट तो बच्चों हो गई। ये टाइम की लिमिट क्या है बच्चों इसमें n माइनस 1 सेकेंड से n सेकेंड तक,
एन यह टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड, लास्ट सेकंड और ये लास्ट वाली सेकंड। तो देखो बच्चों u dt, तो u तो बाहर, dt कहां से कहां तक, n-1 से n तक, प्लस a बाहर, देखो ना at dt है, तो t dt अंदर n-1 से n तक। और अब बच्चों इंटीग्रेशन, तो ds का इंटीग्रेशन बच्चों s हो गया और लिमिट हो गई Sn-1 से Sn तक इज इक्वल्स टू u dt का इंटीग्रेशन बच्चों t हो गया n-1 से n तक, प्लस में a बच्चों t dt, तो t के ऊपर तो पावर 1 है ना भाई, 1 पावर है ना ये, तो क्या हो गया t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया और लिमिट लगा दी n-1 से n तक, n टाइम है बच्चों यहां। तो अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब तुम्हारे नोट्स में हो रहे हैं डेरिवेशन, वहां से सीखो, यहां सिर्फ समझो। तो Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल्स टू u अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट n-1 प्लस में a और 2 को बच्चों बाहर निकाल दो, तो a/2 तो ये आ गया। नाउ अपर लिमिट यहां रखो बच्चों t में, तो n स्क्वायर अपर लिमिट रखोगे ना, देखो n यहां रखोगे तो n का स्क्वायर बन गया ना बच्चों, माइनस लोअर लिमिट तो n-1 का स्क्वायर बन गया ना बच्चों यहां। तो देखो ना लोअर लिमिट जब ये वाली चीज यहां रखोगे तो n-1 स्क्वायर तो यहां आएगा ना बच्चों, स्क्वायर तो आएगा ही। तो देखो जी ये बन गई Snth, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड, तो ये Snth बन गई बच्चों, यहां लगा लो u n-n+1, यहां तो ये रहा, प्लस में a/2 बच्चों इसका स्क्वायर बोल देना, तो n स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर बोल दो बच्चों, तो n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 भी होता है ना, तो +1 माइनस 2n ये हो गया। तो बच्चों यहां से ये कट गया, तो Snth मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, u देखो u से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो u ही तो बचा, प्लस में a/2, a डिवाइडेड बाई 2 ये रहा, लो बच्चों n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर -1 प्लस 2n, n बच्चों टाइम है यहाँ, तो Snth इज इक्वल्स टू u प्लस a डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, and this is 2n-1, that is the final formula। और ये थी बच्चों फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी खत्म हो जाती है। बंद कर दो सर। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस से तो आपने समझ ली, अब इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे हम ग्राफिकली डिस्कस। तो ग्राफ बनाएंगे बच्चों एक, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ है, दिस वन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at।
तो ये ग्राफ है बच्चों वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो ओरिजिन से यहां तक तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसके बाद यहां से बॉडी ने स्टार्ट किया एक्सेलरेशन, यानी कि ये एक्सेलरेशन हो रहा है। देखो ना, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है इस एक्सिस पे। तो देखते हैं बच्चों ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा ग्राफ से। तो यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ग्राफिकली दिस वन BD डिवाइडेड बाई AD। तो BD डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो बच्चों BD क्या है? BD ये वाली डिस्टेंस। तो जरा देखना, अगर ये पूरा V है और इतना हिस्सा U है, दिस वन U, तो ये क्या बच गया? दिस इक्वल टू दिस, तो ये बच गया V माइनस U। तो BD बच गया V माइनस U डिवाइडेड बाई AD। AD क्या है बच्चों? ये टाइम एक्सिस है, तो डिवाइडेड बाई T हो गया ग्राफिकली। बच्चों इस एक्सेलरेशन को आप स्लोप भी बोल सकते हो। देख लो स्लोप, दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, स्लोप बन गया ये। इसको बच्चों tan थीटा भी बोल सकते हो। अगर ये आप थीटा एंगल ले लेते हो तो tan थीटा स्लोप बन गया एक्सेलरेशन। तो इस t की मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो AT इक्वल टू V माइनस U को इधर ले आओ, तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये हो गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। देखना मैंने क्या कराया, ग्राफ लिया, स्लोप ले लिया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो एक्सेलरेशन बन गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, BD डिवाइडेड बाय AD। तो A इक्वल टू BD की वैल्यू डाल दी बच्चों V माइनस U, ये नहीं ना BD, V माइनस U, तो V माइनस U डिवाइडेड बाय AD किसके बराबर है? टाइम के, तो डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी और ये रिलेशन आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका ग्राफिकली पूरा हो गया, खत्म फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बच्चों डिस्कस करेंगे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। ग्राफिकली मींस इस ग्राफ को यूज करते हुए। इसमें एक बहुत समझने वाली बात है और याद भी रखनी है वो कि एरिया अंदर दिस ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो डिस्टेंस कवर्ड है बच्चों। जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है वो एरिया अंडर दिस ट्रेपीजियम है। और क्या है ट्रेपीजियम? O A B D C, तो इसके अंदर का जो एरिया है दैट इज डिस्टेंस। तो प्रूफ क्या करना है बच्चा आपको? S इज इक्वल्स टू UT हाफ AT स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया रेक्टेंगल का प्लस एरिया ट्राइंगल का। तो देखो बच्चों ट्रेपीजियम का एरिया हो गया
ट्रेपीजियम का एरिया रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल दोनों मिलकर ट्रेपीजियम बन गए। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो कन्वर्ट हो गया एस में, डिस्टेंस कवर्ड में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लो बच्चों, ये रहा रेक्टेंगल ओ ए इंटू ओ सी। तो ओ ए इंटू ओ सी ये तो बन गया रेक्टेंगल का एरिया, प्लस में अब ट्रायंगल का एरिया बच्चों, तो ट्रायंगल का एरिया बन गया हाफ एडी इंटू बीडी। तो ये बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो S इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों इनकी। ओ ए तो बन गया U, ओ सी बन गया T प्लस हाफ AD क्या बन गया AD तो T है, और BD क्या बन गया बच्चों BD ये बच्चों ये लिखा हुआ V माइनस U। तो V माइनस U बन गया तुम्हारा BD जो है V माइनस U बन गया। अब जैसा कि आप जानते हो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब एज वी नो कि V माइनस U इक्वल टू 80 होता है, तो बच्चों ये रहा ना V माइनस U, 80 लिख देते हैं इसकी जगह। तो V माइनस U की जगह यहां पे 80 लिख देते हैं। तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ T इंटू 80। सो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। और ये खत्म होती है बच्चों। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एरिया अंडर दिस ट्रेपीजियम बिकम्स द डिस्टेंस कवर्ड। खत्म होती है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब डिस्कस करेंगे बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। इसी ग्राफ को यूज करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे हम। तो जैसे कि आपको बच्चों पता है सेकेंड इक्वेशन में भी यही कॉन्सेप्ट लिया था कि एरिया अंडर द ट्रेपीजियम बिकम्स द डिस्टेंस। तो देखते हैं जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बच्चों ट्रेपीजियम में पिछली बार हमने क्या लिया था रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। एक और भी तो फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो ये बन गया आपका OA प्लस CD हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई OC। तो ये बन गया आपका S एरिया अंडर द ट्रेपीजियम। तो बच्चों ये हाफ OA क्या है बच्चों OA U है इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको तो लिख दो U प्लस CB ये रहा बच्चों CB ये पूरा बन गया V वेलोसिटी। ये यहां से लेके यहां तक बच्चों ये पूरा वेलोसिटी होता है। तो ये बन गया V। अब रह गया इनटू में OC बच्चों ये है T। तो S डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V इंटू T। अब S भी लो
v लो, क्या जानते हैं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो v माइनस u डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू t। इस t को लाके बच्चों यहां रख दो, तो आप देखेंगे कि s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस v, और बच्चों t की जगह v माइनस u डिवाइडेड बाई a। अब बच्चों u प्लस v हो या v प्लस u हो, बात तो एक ही है, तो हम इस u प्लस v को v प्लस a भी तो लिख सकते हैं। तो जरा देखना, s इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस u, और यहां v माइनस u डिवाइडेड बाई a, तो बच्चों a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। इस 2 को और a को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो बच्चों ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बच्चों ये तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as बन के आ गई। तो एक चीज नोट की बच्चों आपने, इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकंड में भी और थर्ड में भी, कि दोनों में एरिया अंडर द ट्रेपीजियम लग रहा है, और एरिया अंडर द ट्रेपीजियम क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड देता है। तो ये बच्चों आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली खत्म हो गई। अब बच्चों डिस्कस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ केसेस। इसमें बच्चों न्यूमेरिकल आएगा, इन केसेस पे न्यूमेरिकल आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, दो चीजों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल समझना, इस पे न्यूमेरिकल आएगा आपका इस कॉन्सेप्ट पे, तो जरा ध्यान देना। रिलेटिव वेलोसिटी, तो देखो बच्चों एक बॉडी ऐसे जा रही है वेलोसिटी 1 से, और दूसरी बॉडी भी ऐसे जा रही है वेलोसिटी 2 से। तो ध्यान देना बच्चों, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक दूसरे से जो भी बड़ी हो तो रिलेटिव बन जाएगी v1 माइनस v2 और v2 माइनस v1। तो बच्चों जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दो चीजें, तो माइनस हो जाएंगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे कि सोच के देखो, ये बॉडी जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर और ये जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर, तो बच्चों ये इसके कंपैरिजन में ये 5 ही तो ज्यादा चल रही है। अरे ये 10 है और ये 5 है, तो ये 5 ही तो ज्यादा चल रही है, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी तो चल रही है ना, इसलिए सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है। लेकिन जरा केस 2 देखना, एक वेलोसिटी ऐसे बच्चों v1 और दूसरी वेलोसिटी ऐसे बच्चों v2। अब दो बॉडीज ऐसे एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो यहां वेलोसिटी प्लस हो जाएगी बच्चों, यहां रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाती है। तो v रिलेटिव हो गई v1 प्लस v2, ये रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी। तीसरा केस देखना बच्चों, एक बॉडी जा रही है, मतलब एक कार जा रही है, उस कार में बैठ के जो कार चल रही है, आपने एक बुलेट फायर कर दी और वो बुलेट आगे जा रही है। देखो इसमें से बुलेट निकली है। अब ये मत समझना बच्चों कि ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, वो तो जा ही रही है, लेकिन ये जो बॉडी है
ये इसमें से निकल के आगे जा रही है। तो अगर इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, तो बच्चों इस केस का रिलेटिव बन जाएगा v1 प्लस v2। देख लो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो गई, मतलब एक कार जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, उसमें से एक बुलेट फायर करी 200 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो गई, तो वो बुलेट जाएगी अब आगे 250 किलोमीटर पर आवर से। तो देखिए बच्चों इस केस में ये ऐड हो जाती हैं। लास्ट केस देख लो, ऐसे जा रही है एक कार और बुलेट फायर करते हो पीछे, v1 ये रहा v2 ये रहा, तो बच्चों रिलेटिव बन जाएगी क्योंकि बुलेट की स्पीड ज्यादा है, तो v2 माइनस v1 बन जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटीज के बच्चों ये केसेस होते हैं। अब बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी के जरा तीन ग्राफ देख लो। पोजीशन टाइम ग्राफ, पहला ग्राफ जब दो बॉडीज, अलग अलग बॉडीज, दोनों की वेलोसिटी अगर इक्वल है, तो बच्चों अगर इक्वल वेलोसिटी से दो बॉडीज चलेंगी तो साथ साथ चलती रहेंगी ना हमेशा। अरे जब वेलोसिटी सेम है तो जरा देखना पोजीशन टाइम ग्राफ, when v1 equal to v2, तो ये रही बॉडी A और ये रही बॉडी B, तो बच्चों इनकी पोजीशन और टाइम हमेशा एक साथ चलते रहेंगे। ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी नहीं, एक दूसरे से आगे पीछे होंगी नहीं क्योंकि सेम वेलोसिटी है। लेकिन दूसरा केस देखना बच्चों, पोजीशन टाइम में वेलोसिटी 2 ज्यादा है बच्चों 1 से, तो अगर दूसरी बॉडी तेज चलेगी बच्चों, देखना ये B है और ये A है, तो अगर ये तेज चलेगी तो देखो बच्चों ये ऐसे करके हो जाएगी और ये ऐसे रहेगी, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना, इसमें टाइम कम लगेगा, तो ये इंक्लाइंड हो गई ज्यादा, पोजीशन ज्यादा कवर करेगी, टाइम कम लेगी। तो अगर वेलोसिटी 2 ज्यादा है 1 से, तो देखो इसके और इसके एंगल में, स्लोप में फर्क है, इसमें टाइम कम लगेगा। और तीसरा केस बच्चों कि अगर v1 ज्यादा है v2 से, अगर वेलोसिटी 1 की ज्यादा है, तो सोचने वाली बात है, अगर 1 की वेलोसिटी 2 से ज्यादा है तो 1 वाली तो आगे निकल जाएगी। तो देखो ये रही वेलोसिटी 1 बॉडी A और ये वेलोसिटी B v2 बॉडी 2 की वेलोसिटी, तो ये बच्चों आगे 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 निकलती चली गई, B पीछे रह गई, क्रॉस कर गई इसको ये, क्योंकि पहली वाली वेलोसिटी दूसरी से ज्यादा है। तो बच्चों ये तीन ग्राफ बने आपके, एक ये ग्राफ जब वेलोसिटी सेम है, ये दूसरा ग्राफ जब v2 बड़ा है v1 से, ये आगे जाती जा रही है, और ये तीसरा ग्राफ जब v1 बड़ा है, तो बच्चों ये क्रॉस कर जाएगी इसको। पोजीशन भी चेंज करके दिखानी है आपको और टाइम भी चेंज करके दिखाना है आपको। स्ट्रेट लाइन मत बना देना बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन का मतलब तो हो जाएगा कि पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, ये हल्की सी ऐसे ऐसे बनने चाहिए, ये ऐसे बनने चाहिए, ध्यान रखना बच्चों, ऐसे मत बना देना। इसका मतलब सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन कांस्टेंट हो गई है, ये गलत हो जाएगा बच्चों, इंक्लाइंड बनना चाहिए ये। तो ये ग्राफ का टॉपिक भी आपका होता है खत्म बच्चों। अब बच्चों डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन में ग्राफ्स। कुछ ग्राफ्स बनाने हैं आपने, समझ में जरा। पहला ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो देखो बच्चों, अगर टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, देखो ना, एक्स एक्सिस इंक्रीज होता जा रहा है,
लेकिन वाई एक्सिस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो ये बॉडी हो गई रेस्ट में। तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम रेस्ट का स्ट्रेट लाइन आ गया। लेकिन बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ, ये टाइम एक्सिस है, अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है और टाइम भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। ये ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। और अगर यही ऐसे हो जाए, इस तरीके से ऐसे हो जाए डिस्टेंस टाइम, तो ये बच्चों हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, तो इतना हिस्सा बच्चों यहां से लेके यहां तक तो इनिशियल वेलोसिटी में निकल गया, और फिर ये देखिए चेंज होती जा रही है पोजीशन और टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल आ गया। अब बात करते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि अगर ये आपने इस तरीके से टर्न करा दिया, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन का आ गया, क्योंकि चेंज हो रही है ना इसमें वेलोसिटी, तो ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया। अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेना है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है, वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है तो यूनिफॉर्म मोशन हो गई है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हो गया ये, और इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है। लेकिन इसी को देखना, इसी ग्राफ को यहां कंटिन्यू करो वेलोसिटी टाइम में, और ये इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन गया। और इसी ग्राफ को यूज करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफिकली। अब देखो बच्चों, इसी से ये एक्सटेंड कर दिया आपने, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हो गया। तो बच्चों इस ग्राफ के, इस ट्रेपीजियम के अंदर जो एरिया कवर्ड हुआ वो डिस्टेंस हो जाता है। इस तरीके से और भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं। क्या बताया मैंने? एरिया अंडर द ट्रेपीजियम बिकम्स द डिस्टेंस कवर्ड। और ये बात आपको जब आप ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की। तो ये हुए आपके ग्राफ्स, बहुत सारे ग्राफ्स ऐसे बन सकते हैं, बाकी आप अपने नोट से देखिए। खत्म हुआ है। अब डिस्कस करेंगे बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का डेरिवेशन स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो जैसा कि आप जानते हो बेसिक फॉर्मूला के वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो ये दो बॉडीज ले लो, एक बॉडी ये ले लो ए, वेलोसिटी v1 के साथ चल रही है, एक बॉडी ये ले लो b, वेलोसिटी b के साथ चल रही है, वेलोसिटी 2 के साथ चल रही है। तो a v1 b v2 और सेम डायरेक्शन में चल रही है बच्चों, ये सेम डायरेक्शन में दोनों बॉडीज। तो जरा इनकी डिस्टेंस कंपेयर करना। अब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो x एट एनी टाइम इज इक्वल टू x एट जीरो टाइम पे, जब टाइम जीरो था मतलब जब बॉडी रेस्ट पे थी, तो x एट एनी टाइम x1 जीरो पे प्लस v1 t, तो ये डिस्टेंस एट t टाइम पे आ गया। सिमिलरली डिस्टेंस दूसरी बॉडी का x2 एट एनी टाइम इज इक्वल्स टू x2 एट जीरो मतलब जब रेस्ट पे था प्लस में v2t बच्चों। अब इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, जब इसमें से माइनस कर दिया तो x2t माइनस x1t ये रहा जी,
तो दिस इज डिस्टेंस का डिफरेंस किसी टाइम पे इज इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस कर दो बच्चों, तो x2 0 माइनस x1 0, जब टाइम 0 था तो v2 माइनस v1 और t कॉमन आ गया। अब क्या करो बच्चों, 2 में से 2 वाला माइनस कर दो, 1 में से 1 माइनस, मतलब रिलेटिव बना लो। तो इसको भी इधर ले आए आप, तो x2t माइनस x2 0, x2t में से x2 0 माइनस हो गया, माइनस कॉमन ले लिया यहां पे, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहां बन गया x1t माइनस x1 0 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 टाइम्स t। सिर्फ क्या किया आपने, इसको इधर ले आए और 2 वालों को एक साथ कर दिया, 1 वालों को एक साथ कर दिया, तो इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 t। अब बच्चों t से डिवाइड कर दो यहां, जब t से आप यहां डिवाइड कर दोगे तो क्या रिलेशन बन जाएगा, x2t माइनस x2 0 माइनस में x1t माइनस x1 0 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो बच्चों ये तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, जब ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये एक्सप्रेशन आ गया v2 माइनस v1 रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी वैसे भी तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि v2 माइनस v1 निकल के आया, तो जब सेम डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, सेम डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाती है, वेलोसिटी माइनस हो जाती है जब सेम डायरेक्शन में बॉडीज चल रही है तो। और इससे क्या पता लगा हमें, इससे हमें पता लगा कि v21 अगर सेकंड फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तब तो लिख दो v2 माइनस v1, और अगर v12 लिख रहे हो, 1 को लिख रहे हो सेकंड के रेफरेंस में, तो v1 माइनस v2 लिख दो। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा होता है और ये चैप्टर भी आपका पूरा होता है।